नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूं भारत की खोज से अध्याय 6 अंतिम दौर 1 भारत की खोज, जो कक्षा 8 NCERT हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है तथा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूप है। इसमें हम अध्याय 6 अंतिम दौर 1 से ये प्रश्नोत्तरी भाग 1 है, यानी अंतिम दौर 1 पाठ से प्रश्नोत्तरी का भाग 1 है। इससे पहले कि जितने भी अध्याय हैं, 6 अध्याय 5 अध्याय हमने जो पढ़े, उन सभी की प्रश्नोत्तरी प्लेलिस्ट में उपस्थित है तथा आप उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बेमिसाल श्रृंखला की, जो कि प्रश्न पहला आता है आपका, राजा राम मोहन राय का परिचय दीजिए। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय होता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक, ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय बंगाल से थे तथा उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही प्रभावशाली था और वो अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा के अत्यंत प्रबल समर्थक थे। वे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी के विद्वान थे और संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के विद्वान थे। वे अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृति के लिए ग्रीक, लातीनी, इबानी भाषाएं सीखी। उन्होंने जो है पश्चिम और अंग्रेजी के धर्म और संस्कृति के लिए जो है ग्रीक, लातीनी, इबानी भाषाएं उन्होंने सीखी थी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने उन्हें आकर्षित किया। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, यानी पश्चिमी सभ्यता, उसमें विज्ञान और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है और जो साइंस है, इसके पक्षों ने जो है इन्हें आकर्षित किया राजा राम मोहन राय जी को। सच्चे अर्थों में वे एक समाज सुधारक थे। ठीक है, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ठीक है, जो भारत में जो सती प्रथा थी वो बहुत ही कुरीत थी, जो हमारे समाज से राजा राम मोहन राय द्वारा हटाई गई, जिसमें कि अगर किसी महिला का जो है पति अगर मर जाता है तो वो उस महिला को जीने का अधिकार नहीं था तथा उसी के साथ यानी उसके पति के साथ ही उसे जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा और इसके अंत करने का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय जी को जाता है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में इनका उदय हुआ। प्रश्न 2, सन 1857 की क्रांति का परिचय दीजिए। मई 1857 सन में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दिया। मेरठ की जो भारतीय सेना थी उसने 1857 में मई में जो है बगावत कर दिया। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी। ठीक है, जो विद्रोह करने की योजना थी वो बहुत ही खुफिया अच्छे ढंग से बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। ठीक है, यानी कि नियत समय से पहले ऐसा विस्फोट हुआ कि नेताओं की जो बनी बनाई योजना थी वो बिगाड़ दी गई। यह सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ। इस क्रांति ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति जो थी वो जन आंदोलन का रूप ले ली। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया। हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया, मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। इसके प्रमुख नेता तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह आपके थे बिहार से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हज़रत महल लखनऊ, बहादुर शाह जफ़र नई दिल्ली। ठीक है, वहाँ दिल्ली से, नई दिल्ली तो नहीं कह सकते क्योंकि उस समय नई दिल्ली नहीं थी, तब दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफ़र ने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफ़र मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है,
जिनकी मृत्यु जेल में हुई। प्रश्न 3 हमारा कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय दीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इनका जो आंदोलन था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, इसमें इन्होंने सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका प्रभाव पंजाब में सर्वाधिक था। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, जिसका नारा था जो है वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। ठीक है, इसमें जो है इस नारे का वास्तविक अर्थ था कि वेदों के समय से जो आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध है उसकी ओर लौटो। एक समय ऐसा आया जब ब्रिटिश सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझने लगी। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि जो ब्रिटिश सरकार रहती है वो इस राजनीतिक दृष्टि से जो है इसको क्रांतिकारी आंदोलन समझने लगती है। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, यानी तब जो है लड़के लड़कियों में जो समान रूप से शिक्षा का प्रसार चल रहा था, तो उस समय की ये बात है कि तब राजनीतिक दृष्टिकोण से जब ब्रिटिश सरकारें देखा करती थी तो उन्हें ये लगता था कि ये क्रांतिकारी आंदोलन उसे समझने लगी। स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनके आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन के द्वारा जो है दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में तथा लड़के और लड़कियों के जो शिक्षा है उसमें समान रूप से रहने में। प्रश्न 4 है, श्री रामकृष्ण परमहंस का परिचय दीजिए। रामकृष्ण परमहंस धर्मप्राण और सीधे साधे इंसान थे। ठीक है, धर्मप्राण और सीधे साधे इंसान श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में जाते हैं। वे धार्मिक और उदार थे। ठीक है, धर्म से भी संबंधित थे और उदार भी थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वसानियों तक से मिले। ठीक है, यानी आत्म साक्षात्कार की खोज में जो है उन्होंने मुसलमान और ईसाई तत्वसानियों से भी मिला। उनमें से कुछ लोग कुछ समय तक श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ भी रहे। उनमें से जो कुछ लोग थे यानी मुसलमान और ईसाई जो सानियों से वो मिले, तो उनमें से कुछ लोग इनके साथ जो है भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन का विरोध किया। ठीक है, यानी कि जो धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातें रहती हैं उन पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के जो विविध पक्ष थे उनको जो है आपस में जोड़ा और उनके प्रति जो है जो उनका असाधारण व्यक्तित्व था और चरित्र था उसकी तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित होता गया। अब आ जाता है प्रश्न 5, विवेकानंद की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो इनकी शिक्षाएं बहुत ही प्रभावशाली रही हैं और अत्यंत सटीक रही हैं और अत्यंत विस्तारित रही हैं। तो चलिए विवेकानंद की शिक्षाओं को देखते हैं। विवेकानंद भारत के युवा सन्यासी थे। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद को विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए वेदांत के अद्वैत दर्शन ही एकमात्र धर्म हो सकता है। यानी विवेकानंद ने को विश्वास था कि विचारशील जो मानवता है उसके भविष्य के लिए वेदांत के अद्वैत दर्शन ही एकमात्र धर्म है।
विवेकानंद ने कर्मकांड की घोर निंदा की। कर्मकांड जो है, कर्मकांड यानी कि पूजा पाठ की घोर निंदा की है। विशेषकर ऊंची जातियों के छुआछूत की, जो ऊंची जातियां थी उनसे जो अनटचेबिलिटी थी उसकी जो है घोर निंदा की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी, यानी कि बहुत सी बातें कही उन्होंने, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसको उन्होंने अपने भाषणों तथा लेखनों में उल्लिखित किया, वो थी अभय और निडर रहो। विवेकानंद के अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो, ठीक है, यानी कि कोई भी तुम्हारी दुर्बलता है उससे जो है बचो, तथा ये सबसे बड़ा पाप है दुर्बलता। दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी। उपनिषदों की महान शिक्षा भी यही थी कि दुर्बलता मृत्यु है और सत्य की यही कसौटी भी है। कोई चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन ही नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता और सत्य सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो, यानी जो हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, ब्लाइंड बिलीफ करते हैं किसी पर, तो इससे जो है हमें अटेंशन करना है कि हम इस तरह के अंधविश्वास सावधान रहें। सत्य ही पवित्र है, सत्य ही पवित्रता है और सत्य ही सर्वज्ञान है, यानी सभी ज्ञान जो है सत्य ही है। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की उपेक्षा कट्टर नास्तिक, यानी कि मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख जो है नहीं कहूँगा, मैं उससे बदले तुम्हें कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और उसे आप कुछ बना सकते हैं। यानी मैं अगर तुम्हें कट्टर नास्तिक कहता हूँ तो फिर मैं तुमको जो है उस सुधार पर ला सकता हूँ, उस सही पटरी पर ला सकता हूँ। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि अगर बिलीफ आपका ब्लाइंड है तो आपके जो माइंड सेट में ये चला जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो माइंड है ना वो पूरी तरह से इल्यूजन हो जाएगा, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। बुद्धि क्षीण होने लगती है, बुद्धि एकदम आपकी छोटी हो जाएगी और कुंठित विचारधारा के आप हो जाएंगे। जीवन का पतन होने लगता है। विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं आज बहुत सालों बाद वो समक्ष हमारे आँखों के सामने जो है दिख रही हैं। इस तरह जो है हमें इन शिक्षाओं को पढ़ने भर की ही बात नहीं है, हम इनसे जो है कुछ शिक्षा भी अपने अंदर लें और अपने जीवन में अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को एक नई विचारधारा, एक नई मानसिकता को दें। क्योंकि अंधविश्वास जो है वो अगर दिमाग में घर कर लिया तब वो दिमाग आपका गायब हो जाएगा, अब बुद्धि क्षीण होने लगेगी। बुद्धि बहुत ही छोटी होती है कुछ लोगों की जो इस प्रकार के होते हैं, जीवन का फिर पतन होने लगेगा। तो मित्रों आज यही 5 प्रश्न थे, ये बड़े बड़े प्रश्न थे, डिस्क्राइबिंग इनको करना था, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। लोगों के परिचय की बात इसमें हमने इस वीडियो में की और इसके अगले वीडियो में भी इस चैप्टर में पूरे परिचय ही हैं, तो और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए, जिससे मैं आपका जो है जवाब दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तथा आने वाली सभी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें।